हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन में पाठ 7 वृक्षों की महिमा पढ़ेंगे। प्राचीन काल से अनेक प्रकार के वृक्षों की पूजा की विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दशा माता के व्रत में पीपल की पूजा की जाती है। इसी प्रकार वट सावित्री का व्रत होता है तब वट वृक्ष की पूजा की जाती है और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। आदि कई पौधों की या वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। वृक्षों के संरक्षण के लिए बहुत से आंदोलन चलाए गए, जिसमें चिपको आंदोलन प्रमुख है। यह आंदोलन जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुआ था। जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। खेजड़ी के वृक्षों के काटने पर अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी के वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई और कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले व अमृता देवी विश्नोई खेजड़ी के पेड़ों से चिपक गई। खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वृक्षों के महत्व को अब हम एक कहानी द्वारा समझेंगे। एक गर्द जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। रामू ने जवाब दिया, मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। रामू आगे बोला, माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रामू अब आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास वो आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, रामू बेटा, चलो आओ, अरे मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने पूछा। मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया
और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? रामू ने पूछा। इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है। पर अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूं शाखाओं पर चढ़ने के लिए, रामू ने जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। बस ये मरने वाली जड़ी है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूं, बस आराम करना चाहता हूं, रामू बोला। पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती हैं। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद। अब है पेड़ों के लाभ। पेड़ों से हमें क्या लाभ है? पहला, पेड़ों से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। दूसरा, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती है। तीसरा, पेड़ों से प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती है। चौथा, पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं। पांचवा, पेड़ों से हमें बहुत सी औषधियाँ भी मिलती है। छठा, पेड़ों से हमें अनाज, फल, सब्जियाँ, फल, फूल आदि बहुत सी चीज़ें मिलती है। वन संपदा संरक्षण। सरकार द्वारा वनों के संरक्षण के लिए जन चेतना द्वारा चारागाह व ओरण भूमि का संरक्षण किया गया है। चारागाह व ओरण भूमि से लोग लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुषों के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाता है। इन भूमि पर संरक्षण का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। अभयारण्य वह स्थान जहां सरकार द्वारा संरक्षित भूमि पर वन्य जानवरों एवं पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, अभयारण्य कहलाता है।
नीचे एक सारणी दी हुई है जिसमें राजस्थान के कुछ प्रमुख अभयारण्य के नाम दिए हुए हैं और ये अभयारण्य किस जिले में स्थित है, उन जिलों के नाम उन अभयारण्य के सामने दिए हुए हैं। पहला, रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार। यह अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। तीसरा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। यह अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। चौथा, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का। यह अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। अब है खाद्य श्रृंखला। एक जीव का दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपनी भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है और लोमड़ी को शेर खाता है। इस खाद्य श्रृंखला को हम और अधिक स्पष्ट रूप से एक वीडियो द्वारा समझेंगे। हम सब इस भोजन चक्र की वजह से ही जीवित हैं। वो कैसे? देखो, फूड चेन अर्थात आहार चक्र जीव जगत की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत भोजन के माध्यम से शक्ति स्थानांतरित होती रहती है, यानी एनर्जी चैनलाइज होती है और शक्ति ऊर्जा ही जीवन को कायम रखती है। पृथ्वी पर केवल सूर्य ही प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य प्रकाश के द्वारा वनस्पति प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपने लिए खुराक बना लेती है। ये ऊर्जा वनस्पति के पत्तों, फूलों, फलों और बीज में संग्रहित होती है। शाकाहारी प्राणी विविध वनस्पति को खाते हैं। इन शाकाहारी जीवों का मांसाहारी जीव भक्षण करते हैं। इस तरह ये आहार चक्र चलता रहता है। मनुष्य भी इस फूड चेन का हिस्सा है। क्या हम भी? हाँ, हर स्तर पर ऊर्जा जैविक द्रव्यमान यानी ऑर्गेनिक मैटर के रूप में संग्रहित होती है। यही फूड चेन है। इसमें सर्वप्रथम स्थान वनस्पति का है। सबसे ऊपर अंतिम उपभोक्ता अर्थात लास्ट कंज्यूमर का स्थान रहता है। इस तरह एक पिरामिड बनता है। प्रत्येक स्तर पर उसके बाद के स्तर के लिए अंतः शक्ति की मात्रा प्रदर्शित होती है। जब इस फूड चेन का अंतिम उपभोक्ता मृत होता है तब उसके विघटित कोशों को वनस्पति पोषक द्रव्य अर्थात मिनरल्स के रूप में ग्रहण करती है। अर्थात आखिरी कड़ी से प्रथम कड़ी जुड़ जाती है और चेन संपूर्ण हो जाती है, आगे बढ़ती है। और कोई कड़ी गुम हो जाए, ये टूट जाए तो फूड चेन बिखर जाएगी और ऊर्जा का व्यय होने लगेगा, जिसके कारण जीवन का अस्तित्व जोखिम में पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने इकोसिस्टम को बचाए रखना होगा। किसी भी जाति प्रजाति को लुप्त होने से बचाना होगा, क्योंकि प्रत्येक जीवन अन्योन्य आलंबित है यानी इंटरकनेक्टेड है। तो अगर जीवित रहने की है फिक्र तो रुकने न पाए ये आहार चक्र